जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीडी ग्रुप डिस्कशन में। तो आइए चलते सेशन की ओर। उससे पहले कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन था कल का क्वेश्चन था कि शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है, और दूसरा क्वेश्चन था कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इसका सही जवाब जो देने वाले व्यक्ति थे, उसमें सबसे पहले थे अमित कुमार, और दूसरे नंबर पर थे अंकेश कुमार, और तीसरे नंबर पर थे AK राय। ठीक है, तो ये लोग जो है सो वीडियो को अंत तक देखते हैं और क्वेश्चन का जवाब सही देते हैं। तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होता है, और मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। ठीक है, तो सेशन को अंत तक देखिए और अंत में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए। तो आइए, आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको शुरू करते हैं। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री में दिया गया था, उसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक था असहयोग आंदोलन। तो बताइएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से कब तक हुआ था? ये 1922 तक हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध में महंगाई। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन क्या क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। ठीक है, बताइए असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय देना। ठीक है, और स्वराज की प्राप्ति का प्रयास, खिलाफत को संपूर्ण न्याय दिलाना। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसका? असहयोग आंदोलन का। शुरुआत कब हुआ था? ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। आगे बताइएगा, असहयोग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था? सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है काफी विरोध हुआ था, इसमें काफी विरोध हुआ था। और दिसंबर 1920 जो नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। असहयोग का प्रस्ताव को ऐसे पारित किया गया था। ठीक है, और प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर 1920 में ही हुआ था, उसमें इसका प्रस्ताव पारित हुआ गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसमें किसमें? नागपुर अधिवेशन में। आगे बताइएगा, इसमें विरोध कौन किया था? असहयोग का विरोध किया था एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने विरोध की और कहा कि कार्य संवैधानिक तरीकों से हो। ठीक है, कार्य संवैधानिक तरीकों से हो, क्योंकि एनी बेसेंट जो थे वो नरम दल के लोग थे। ठीक है, नरम दल के लोग का कार्य क्या था कि कार्य जो भी हो, आंदोलन हो, वो संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण हो। ठीक है, विरोध में जैसे होम रूल लीग जो है इस्तीफा दे दिया, किससे? कांग्रेस से। ठीक है, और गांधी जी होम रूल लीग के अध्यक्ष बन गए थे इसी समय में। कब? 1920 में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है खिलाफत और असहयोग के साथ होने का विरोध किया। ठीक है, दोनों जो आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन, दोनों क्या किया गया था? साथ कर दिया गया था। इसका विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे जो है, केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार कर विरोध से आपत्ति की थी, बल्कि हम उसमें भाग ले। केंद्रीय विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था, उसमें मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्रपाल ने इसका विरोध किया था, और बोला था कि मतलब गरम दल का विचार था कि हम जो है सो लड़ाई करके, युद्ध लड़के अंग्रेज से जो है सो आज़ादी की प्राप्ति करें। लेकिन इन लोग का काम था कि नरम दल का काम क्या था कि संवैधानिक तरीके से, ठीक है, आंदोलन करके अहिंसा के माध्यम से इसका उपाय किया जाए। तो इसी का विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्रपाल ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बहिष्कार को बताया था। इसे जो हुआ था, ये असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए बस जो था, अंग्रेजी कपड़ा जो था, उस सब को जलाया गया। ठीक है, इस पर उन्होंने कहा था कि वस्तुओं को जलाना क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। मतलब खुद रुपया, हम रुपया लगा कोई चीज़ खरीद लिए हैं पहले,
और उसको जला रहे हैं, तो खुद अपना ही बर्बादी था। इसी पे बोले थे रविंद्रनाथ टैगोर, क्या बोले थे, वस्तुओं को जलाना क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। चलिए ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड बताइएगा किस स्थान पे हुआ था ये, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ हुआ था, गोरखपुर जिले में। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। घटना में क्या हुआ था, आंदोलन कर रहे लोग पुलिस चौकी में आग लगा दिया। क्या कर दिया, आग लगा दिया। और इसमें कितना लोग मरे थे, रूट वर्ड पकड़िए, 1922 में घटना हुआ था और 22 पुलिसकर्मी ही मरे थे। ठीक है, आगे है, उस समय गांधी जी कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में। कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में थे। और 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। क्यों लिया गया था, क्योंकि इसमें हिंसा हो गया था और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। चलिए, दिल्ली कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। और निंदा प्रस्ताव किसने लाया था, डॉक्टर मुंजे ने गांधी के खिलाफ जो है अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, निंदा प्रस्ताव लाया गया था महात्मा गांधी के खिलाफ। ठीक है ना। गांधी जी का विरोध, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को तानाशाह करके पुकारा था, क्योंकि जब अहिंसा हुआ था, अंग्रेज लोग मर रहे थे, उस समय नरम दल के लोग जो थे सो क्रांति से अपना अपना नाम क्या किया, वापस ले लिया। लेकिन गर्म दल के लोग खुश थे कि इसी तरह से क्या होगा, भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा कि डिक्टेटर का फरमान वापस ले लिया गया। इसका जिक्र सुभाष चंद्र बोस ने अपने किस पुस्तक में किया था, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, पुस्तक नाम क्या था, इंडियन स्ट्रगल। क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस पर मोतीलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, केप कोमोरिन की गलती हिमालय के लोगों को क्यों दी जाए। ठीक है, मतलब जो चीज़ कहीं और हुआ था उसको लेके क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। तो इसी पे क्या बोले थे मोतीलाल नेहरू, केप कोमोरिन के लोगों की गलती हिमालय के लोगों को क्यों दिया जाए, मतलब उधर का बात उधर क्यों किया जाए। चलिए, गांधी जी की गिरफ्तारी चौरी चौरा कांड के बाद कब हुआ था, 10 मार्च 1922 को हुआ था। 10 मार्च 1922 को हुआ था। 10 मार्च 1922 को ब्लूमफील्ड की अध्यक्ष में यंग इंडिया के लेखों के आधार पर गांधी जी को 6 साल का जेल सुनाया गया। कितने साल का, 6 साल का। और इन्हें किस जेल में बंद किया गया था, पुणे के यरबदा जेल में, पुणे के यरबदा जेल में। लेकिन इनको रहना चाहिए था, देखिए 1922 से लेकर 1928 तक, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें कब रिहा कर दिया गया था, 1924 में। 1924 में वापस आने के बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। सीक्वेंस में पढ़िए आप लोग, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए, अगला टॉपिक था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, देखिए, जब चित्तरंजन दास जो थे, ठीक है, चित्तरंजन दास जब कांग्रेस से नाराज हो गए थे तो अपना एक खुद का पार्टी बना लिया, खुद का एक पार्टी बना लिया, जिसका नाम क्या रखा गया, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, 1922 के अधिवेशन का। ठीक है, 1922 के अधिवेशन में जो है, इस अधिवेशन में परिवर्तनकारी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या किया, कांग्रेस समिति से, ठीक है, CR दास ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, उसी पे नाराज होकर चित्तरंजन दास, जिसको CR दास बोलते हैं शॉर्ट में, उन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किया। किसके साथ किया था, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई और चित्तरंजन दास। ठीक है, सब मिल क्या किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुआ था, 1925 में हुआ था। 1925 में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब किए थे, 1923 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1925 के बाद कोई घटना होगा
उसमें चित्तरंजन दास शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हो गई थी। एक क्वेश्चन पूछता है, गांधी और चित्तरंजन दास पैक्ट, गांधी और CR दास पैक्ट कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 में, जब महात्मा गांधी जैसे जेल में थे या जेल में छूट के आए थे, उसी टाइम में लगभग हुआ था। आगे बताइएगा, अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किया, और 1924 में ही अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, अगला टॉपिक था, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में HRA की स्थापना। HRA, इसका पूरा नाम हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किस जगह पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, इसके स्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में हुआ था, और सहयोगी में थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, भगवती चंद्र बोरा। ये सब क्या थे? सहयोगी थे। सचिन सन्याल का एक पुस्तक है बंदी जीवन। बंदी जीवन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल। चलिए आगे बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी मार्ग पर चलना, ठीक है, सैनिकों की भर्ती करना, हथियार इकट्ठा करना, धनों का इकट्ठा करना, जमा करना, सब था इसका उद्देश्य था। किसका? HRA का। आगे, HRA के द्वारा जो है पहला जो आंदोलन किया गया तो वो क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती। इसका सिद्धांत ही था धन को इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसके संदर्भ में पहला जो इसका कांड हुआ था वो क्या होता? काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, यूपी सरकार ने इसका नाम बदल क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, इसकी योजना पूछता है, काकोरी ट्रेन डकैती की योजना किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, इनका एक नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती में संबंधित कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्र बनारसी, मुकुंदलाल बनारसी लाल, मनन नाथ गुप्ता। ठीक है, ये लोग थे उसमें संबंधित थे। किसमें? काकोरी ट्रेन डकैती में। लेकिन इसमें जो है 4 लोगों को जो है इस केस में फांसी हुआ था। किसमें? काकोरी ट्रेन कांड में। उसमें शामिल कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इसकी सुनवाई जो हुआ था लखनऊ न्यायालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लखनऊ न्यायालय में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है, राजेंद्र लहरी को 2 दिन पहले किस जेल में फांसी दिया गया था? गोंडा जेल में। ठीक है, राजेंद्र लहरी को 2 दिन पहले गोंडा जेल में 17 दिसंबर 1927 को दिया गया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दिया गया था? गोरखपुर के जेल में। ठीक है, और यह कहते हुए फांसी पर लटक गए कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। राज्य का अर्थ होता है वहाँ पे अंग्रेजी शासन। ठीक है, अंग्रेजी शासन की पतन की कामना करते हुए ये फांसी पर झूल गए थे। अगला क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां को फांसी किस जेल में पड़ा था? फैजाबाद में। किस जेल में पड़ा था? फैजाबाद में। पहले मुस्लिम थे जो क्रांति में क्या हुआ था? फांसी पड़ा था। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में पहले क्रांतिकारी जो शहीद हुए थे कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इनको फांसी कहाँ पड़ा था? फैजाबाद जेल में। कहाँ पड़ा था? फैजाबाद जेल में। और गोरखपुर जेल में कौन किसको फांसी पड़ा था? राम प्रसाद बिस्मिल को। कहाँ पे? गोरखपुर जेल में। और राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में। चलिए, अगला एक क्रांतिकारी और थे रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह। उनको फांसी कहाँ पड़ा था? इलाहाबाद के जेल में। ठीक है, तो सभी लोग जो 4 लोग थे इस केस में, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सभी को 1927 में क्या हुआ था? फांसी की सजा सुनाई गई और ये देश के लिए शहीद हो गए। चलिए, काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था किस ट्रेन में हुआ था? सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। इसी को काकोरी नामक एक प्लेटफॉर्म था, वहां पे जैसे लूट लिया गया था। काकोरी ट्रेन या काकोरी प्लेटफॉर्म था। चलिए,
आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो यहीं पे हिस्ट्री का ख़त्म होता है। अगले टॉपिक भी जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको शुरू कर लेते हैं। आगे पॉलिटी में दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का वर्णन अनुच्छेद किसमें है? 79 में है, ठीक है। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। बहुत अच्छा। अगर देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो होता है, एक्टिंग चीफ जो बने थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक्टिंग चीफ की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। 34 हो जाएगा। दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण TDSAT जो हुआ था के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। आगे बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसदों के द्वारा, ठीक है। संसदों के द्वारा किया जाता है और यह संचित निधि पर भारित रहता है। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, बहुत अच्छा। अगर बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास, ठीक है। संसद जो है अपने आप में मीटिंग या बैठक करके प्रस्ताव लाएगा कि संसद का क्षेत्र या उसका संख्या बढ़ाया जाए, तभी जो है सो इसका संख्या में वृद्धि की जा सकती है। आगे बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? इम्पीचमेंट जिसे लगता है राष्ट्रपति पे, उसी प्रक्रिया के तहत। हाँ, महाभियोग उसको बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रक्रिया क्या है? महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 में उसका वर्णन है। हाँ, उसी तरह से होता है, लेकिन उसका प्रस्ताव राज्यसभा में ही होगा। प्रक्रिया लगभग सेम ही है उसका भी। अगर देखिएगा, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई कहाँ पे करता है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, ठीक है। आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 65 वर्ष, ठीक है। 65 या 6 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 134 का 1 हो जाएगा। 134 का क्लॉज 1 हो जाएगा। अब बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। आगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन किस पे भारित होता है? किस निधि पे? संचित निधि पे होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? संघ के बारे में वर्णित है और इसमें अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक क्या वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 124 से लेकर कितना? 147 तक वर्णित है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन अनुच्छेद कितना में वर्णित है? 124 में। वेतन भत्ते 125 में। चलिए आगे बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है? 126। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत अच्छा।
आगे बताइएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? एडहॉक जस्टिस 127। एडहॉक जस्टिस कितना हो जाएगा? इसका जो है फ्रांस से लिया गया, यह प्रक्रिया जो है एडहॉक जस्टिस का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आगे बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में उपस्थित होने एवं बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 128 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद किस में वर्णित है? 129 में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। और हाई कोर्ट जो होता है 215 में होता है। हाई कोर्ट कितना में होता है? 215 में होता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? कोई सुनवाई जो होता है जो पहले हो चुका है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। वकील वगैरह जो होता है देखते होंगे आप लोग, बुक लेके केस लड़ते हैं, बोलता है कि फलना बनाम फलना केस में इस तरह से फांसी दिया गया था, उस आधार पर जो है सो इसको भी वही सजा सुनाया जाए। तो वही अभिलेख रहता है। वकील लोग के पास क्या होता है? डायरी वगैरह या रिकॉर्ड देखते होंगे आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हुए, वही सब केस का सुनवाई रहता है। उस आधार पे जो है से अगला केस का सुनवाई भी हो सकता है। चलिए आगे बताइएगा, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय जो है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है? 136 कितना होगा? 136 में हो जाएगा। चलिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है? 143 हो जाएगा। 143। चलिए, बढ़िया नंबर है 143, परामर्श करने का वर्णन है इसमें, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है और राष्ट्रपति कितना में है? 123 में है। चलिए आगे बताइएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यह क्या है? इसकी मूल अधिकारिता की अंतर्गत आता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ी दिया था किस बनाम किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में किया गया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या होता है? किस न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तदर्थ, ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, एडहॉक जस्टिस का किसमें? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। आगे बताइएगा, भारत में संवैधानिक मूल संरचना बुनियादी ढांचा जो है, ठीक है, के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, संविधान पे कोई बात आता है तो क्या उसका रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। चलिए, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। बहुत अच्छा ऋतिक। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 32, ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और 226 में हाईकोर्ट करेगा रिट जारी करके। ठीक है, मौलिक अधिकार की रक्षा जो होता है हाई कोर्ट करता है, 226 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या करता है? रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आगे बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय या उसी को हाईकोर्ट बोलते हैं में वकालत करनी आवश्यक है? 10 वर्ष। कम से कम 10 वर्ष। ठीक है, चलिए, लोक हितवाद PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन NTPC में एक क्वेश्चन पूछ चुका है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। PLI की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में हुआ था। चलिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, इसके सभी निर्णयों का
साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जैसे देश का उच्चतम न्यायालय है, सबसे उच्चतम न्यायालय है। इसके निर्णय पे कोई दूसरा न्यायालय जो है से अपील नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़े स्तर पर जब हो गया तो वहाँ से अपील नहीं होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई मामला सुलझता नहीं है तो उसका जो से अपील अगले न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो राज्य का होता है, ठीक है, वहाँ कर सकते हैं। अगर वहाँ भी लोग संतुष्ट नहीं होता तो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। उससे आगे जो है सो नहीं होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस कर देगा उससे आगे कोई नहीं होता है, सर्वमान्य होता है वो, ठीक है। कोर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है दीवानी न्यायालय, एक होता है फौजदारी न्यायालय, ठीक है। वो सब डिस्ट्रिक्ट में होता है। चलिए, आज ये पॉलिटी जो टास्क के माध्यम से दिया गया था वो खत्म होता है। आगे ज्योग्राफी में दिया गया था आज आप लोग अगर इसका टास्क प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया, वहाँ आप ज्वाइन करके इस सब का टास्क देख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था साइंस में, उसको शुरू कर लेते हैं। बताइएगा, आज कान के बारे में, आँख के बारे में और नाक के बारे में, त्वचा के बारे में, इस सब के बारे में दिया गया था, ठीक है। तो बताइएगा सबसे पहले मानव शरीर में कान का क्या कार्य है? सुनना और शरीर का संतुलन करना, ठीक है। कान में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, ठीक है। बाहरी भाग में कौन सा आता है? कर्ण पल्लव आता है, कर्ण पल्लव आता है। क्वेश्चन पूछता है मानव कर्ण में या कान में कितने हड्डी होते हैं? 6 हड्डी होते हैं, ठीक है। एक कान में कितना हड्डी हो जाएगा? तीनों का नाम पता है आप लोग को? बताइए तो। मेलियस, इनिकस और स्टेपिस, ठीक है। ये 3 हड्डी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जो कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हो जाएगा? सबसे मजबूत उत्तक कौन सा हो जाएगा? हड्डी। सबसे मजबूत उत्तक कौन सा होगा? हड्डी हो जाएगा। आगे बताइएगा, सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। चलिए, और शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? दांत का एनामेल, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, मानव कर्ण में हड्डी किस भाग में पाया जाता है? बाहरी भाग या मध्य भाग में? मध्य भाग में पाया जाता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है? लगभग 100 प्लस अवशेषी अंग है, ठीक है। जिसमें कान में कौन सा हो जाएगा? कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव। टेप बर्म हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। ये सब क्या है? अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं है। चलिए आगे बताइएगा, आगे त्वचा के बारे में दिया गया था। त्वचा में कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं, ठीक है। एडिपोज उत्तक कहाँ पे होता है? त्वचा में ही होता है, जो वसा संघनन का कार्य करता है। एडिपोज उत्तक के में जो वसा का जमाव होने से आदमी क्या होता है? मोटा हो जाता है, ठीक है। फैट उसमें क्या होता है? बढ़ जाता है। त्वचा कम क्या है? शरीर का जो है से बाहरी चीजों से अच्छा करना, ठीक है। संवेदी ग्रंथि भी होता है इसमें, तेलीय ग्रंथि भी होता है। तेलीय ग्रंथि से तेलीय तरल निकलता है और स्वेद ग्रंथि से क्या निकलता है? सीबम, पसीना निकलता है, ठीक है। उससे क्या होता है? लवण भी निकलता है शरीर से। आगे बताइएगा, क्वेश्चन पूछता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगा? यकृत। और शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। बहुत अच्छा। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेंक्रियाज, ठीक है। आगे बताइएगा, जीव के बारे में बताइएगा आप लोग। जीव जो होता है कैसी संरचना है? जीव एक मांसल संरचना है जो पीछे से क्या होता है? जुड़ा रहता है, ठीक है। और आगे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जीव का कार्य क्या है? ठीक है। इसमें 2000 से लेकर 8000 तक स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। ये कितना होता है? तो 2 से लेके 2000 से लेके 8000 तक, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग। बताइएगा, जीव का कार्य क्या है? स्वाद का पता लगाना, स्वाद का पता लगाना। जीव के अग्रभाग में किस तरह का स्वाद पता लगाता है? पश्च भाग में करवा हो जाएगा। अग्र भाग में मीठा, पश्च भाग में करवा।
और बगल में क्या हो जाएगा, पार्श्व भाग में खट्टा का, और बगल में और सामने के बीच में क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। बीच में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, गर्म खाना किस कारण से स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि खाना जीभ पे सभी और क्या होता है, फैल जाता है, और सभी तरह के स्वाद का पता हम लोग को चल पाता है। आगे बताइएगा, मनुष्यों में दांत की संख्या कितना है, 32 है। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 12 होते हैं। अकल का दांत कितने वर्ष के बाद निकलते हैं, 18 वर्ष के बाद निकलते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, कीड़दांत, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, इंसाइजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 4 तरह के दांत होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, लगभग हो गया ये भी। ठीक है, मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है, 120/80। 80 क्या होता है, डिस्टोलिक। ठीक है, अनुशीतलन कितना होता है, 80 होता है, और शीतलन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में। अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी में किस प्रकार रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, और फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त। हृदय का कार्य क्या है, शरीर में रक्त का पंप करना। ठीक है, शरीर में रक्त का पंप करना। क्वेश्चन पूछता है, शरीर में रक्त को कौन फिल्टर करता है या शुद्ध करता है, किडनी हो जाएगा। ठीक है, अपोहन की क्रिया किस अंग के कार्य न करने पे होता है, किडनी के कार्य न करने पे अपोहन होता है, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अपोहन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है, यूरोक्रोमिकान, यूरोक्रोमिकान। ठीक है, मूत्र में किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया का। शरीर से यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, यकृत। लीवर में क्या होता है, अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा अंग, यकृत। पित्त कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। चलिए, बहुत अच्छा, सबका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए आप। ये रिवीजन भी हो गया कुछ इसमें। चलिए, अब जो है ज्योग्राफी में बच गया था, उसको देख लेते हैं। आज बहुउद्देशीय परियोजना था, क्या था ज्योग्राफी में था, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, जब कोई कार्य में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो किसने भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुउद्देशीय परियोजना क्या बोले थे, आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे। ठीक है, बताइएगा, भाग ये यहाँ बना था ना पश्चिम बंगाल में, कौन सा परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहले बना था, 1948 में बना था। इसी को बोले थे महात्मा, ये जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे, आधुनिक भारत का ये मंदिर है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे। इसका निर्माण कब हुआ था, 1963 में हुआ था। ठीक है, अगर बताइएगा, भाखड़ा नांगल से किन किन राज्यों को ऐसे लाभ पहुंचता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगर बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, दामोदर परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दामोदर नदी पे ही है, पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगर देखिएगा, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर भी एक मध्य प्रदेश में है। एक पुराने संसद भवन जो है उसका डिजाइन किस मंदिर के डिजाइन पे बना था, मध्य प्रदेश का एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन पर ही पुराने संसद भवन का डिजाइन पड़ा था। ठीक है, वर्तमान में जो है संसद बना है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, बिमल कुमार ने, बिमल पटेल शायद नाम है उनका। ठीक है, उनको शायद पद्म पुरस्कार भी मिला है। अगर बताइएगा, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है, महानदी पर। कहाँ पे है, उड़ीसा में। बहुत अच्छा। अब बताइएगा,
भारत का सबसे पुराना जल शक्ति परियोजना कौन सा था? शिव समुद्रम, ठीक है। कावेरी नदी पर कहाँ पे है ये? कर्नाटका में है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तपोवन से उत्तराखंड में है, तो वहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद रखिए, अर्जुन का सारथी कौन थे? कृष्ण जी थे। इस तरह उनको रिलेट कर लीजिए, अर्जुन सारथी कृष्ण जी थे। नागा अर्जुन, अर्जुन आ रहा है ना उसमें, तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जगह पे किया गया था? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जो पर्यटक स्थल जो हिमालय रीजन में है, वो किस हिमालय में आता है? मध्य हिमालय में। किस में आएगा? मध्य हिमालय में। जो भी पर्यटन स्थल है, ठीक है, पिकनिक का जो केंद्र बना हुआ है, वो जितना भी होगा कहाँ पे होगा? मध्य हिमालय में होगा। चलिए आगे बताइएगा, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। आज़ादी के बाद यह पहली परियोजना था, ठीक है। अब बताइएगा, जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। बहुत अच्छा। अब बताइएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? चंबल नदी पे, ठीक है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पे है, और राजस्थान साइड हो जाएगा ये। आगे बताइएगा, ये गांधी जी जो थे, जब मृत्यु उनका हुआ था, तो उनका स्मारक कहाँ बनाया गया था? दिल्ली के राजघाट में, ठीक है। आगे बताइएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किन दो राज्यों में है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध से आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकना है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, बिहार में कौन कौन नदी घाटी परियोजना है? गंडक हो जाएगा, सोन हो जाएगा, और कोसी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में कितना है? 3 नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। दुनिया का सबसे अधिक राह बदलने वाली या मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है, ठीक है। इसको बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो है बिहार में अत्यधिक बाढ़ लाता है, ठीक है। और सबसे अधिक राह इसलिए बदलता है क्योंकि इसमें जो है बहुत तेजी से नदी आता है, ठीक है, और हिमालय क्षेत्रों से रेत और गाद को लेके आके जमा कर देता है, और जमा करने का क्या होता है, ये अपना राह जो है सो खुद बदल लेता है। आगे बताइएगा, यमुना नदी जो है, इस पर एक बांध बनाया गया, कौन सा बांध है? लखवर ब्यासी बांध, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। हाँ, दिल्ली में हो जाएगा ये, दिल्ली या मथुरा, ये सब यूपी के बॉर्डर के पास ही होगा ये। आगे बताइएगा, टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर है, ठीक है। फरक्का बांध गंगा नदी पे, ठीक है। फरक्का बांध ही बनाकर क्या किया गया है? हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में निकाला गया है, ठीक है, नहर टाइप का बांध बना के फरक्का बैराज, और गंगा नदी के पानी को पश्चिम बंगाल में जो है नहर की या नदी के माध्यम से निकाला गया है। आगे बताइएगा, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? कहाँ हो जाएगा ये? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कोसी परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर ही है, और किस राज्य में हो जाएगा ये? बिहार राज्य में। बहुत अच्छा। त्रिवेणी के पास एक बैराज बनाया गया, किस नदी बनाया गया है? गंडक नदी पे, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, गंडक नदी में जो है पाए जाने वाले गोल गोल पत्थर को क्या बोलते हैं? साली कहते हैं। क्या बोलते हैं? साली कहते हैं। दरअसल ये सालीग्राम से आया हुआ है, ठीक है। विष्णु भगवान का एक जगह है, मंदिर बनाया गया वहाँ सालीग्राम में, नेपाल में पड़ता है। वहां से गोल गोल पत्थर आता है, उसको क्या बोलते हैं? साली बोलते हैं, ठीक है। और जगह कौन सा है जहाँ से निकलता है वो? सालीग्राम से। चलिए आगे बताइएगा, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है। माता का बेटा, ठीक है। माता टीला कहाँ हो जाएगा? बेतवा नदी पे। आगे बताइएगा आप लोग, टेहरी में सिंचाई बंद बनाया गया है, किस नदी पर है? जाते होंगे तो वहाँ ब्रिज पे लिखा रहता है टेहरी ऑन सोन, देखे वहाँ पे, ठीक है। टेहरी परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पे है। बताइएगा, श्री सेलम व नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा,
हीराकुंड, तिरकपारा और बरोज बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। चलिए, कदाना बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। पंचेश्वर बांध परियोजना नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, और यह काली नदी पर निर्मित है। ठीक है, काली नदी जो है सो उसका पानी काला दिखता है। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया है? काली नदी। ठीक है, कहाँ से निकलता है ये? नेपाल से निकलता है काली नदी, और उत्तराखंड के रास्ते भारत में आता है। आगे बताइएगा आप लोग, शारदा या महाकाली संधि, ठीक है, नेपाल देश और भारत का हुआ था। ठीक है, अब संधि के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग से। भारत और पड़ोसी देश के बीच नदियों के लेके संधि हुआ है। ठीक है, समझौता या एग्रीमेंट बोलिए उसको। बताइएगा, संधि का नाम बताएंगे आप लोग, बताइए किस देश से हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइएगा, शारदा या महाकाली संधि किस देश से हुआ था? नेपाल से हुआ था 1996 में। ठीक है, महाकाली संधि जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल था। ठीक है, तो ये संधि किससे हुआ था? नेपाल से हुआ था। देखिएगा, कोसी संधि कब हुआ था? 1954 में भारत और नेपाल में हुआ था, और यह 1966 में इसका संशोधन हुआ था। ठीक है ना। तो गंडक समझौता, गंडक नदी समझौता किस देश से हो जाएगा? नेपाल से हो जाएगा। 1959 में हुआ था, गंडक बैराज बनाया गया था इस पर। गंगा से समझौता किस नदी पे हुआ था? गंगा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश से गुजरता है ना, तो भारत और बांग्लादेश देश के बीच हुआ समझौता हुआ था। इसमें जैसे फरक्का गंगा जल की भागीरथी के संबंध में वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? संधि हुआ था। आगे है सिंधु जल संधि, जो एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है। कब हुआ था? 1960 में। उसके तहत भारत जो है सिंधु नदी तंत्र का कितना % हिस्सा यूज करता है? 20%। कितना करता है? 20%। और शेष कौन कौन करेगा? पाकिस्तान जो कि असंतोषजनक है। ठीक है, चलिए, एक परियोजना पूछता है, जलधाका, चूखा, ताला, मंगदेहू, करछू, ये सब परियोजना भारत और किस देश के बीच है? भूटान। ठीक है, भारत और भूटान के बीच समझौता है। ठीक है, इसके तहत भारत के सहयोग से भूटान में सब परियोजना बनाया गया था। चलिए आगे बताइएगा, मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य में संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी को दीदी के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के थे। वर्तमान में कौन मंत्री हैं? किसान जो है सो। ठीक है, कृषि मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। बताइएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आगे बताइएगा, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा था? सिंद्रापोंग। कहाँ का? असम का। क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले विद्युत संयंत्र कहाँ बना था? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। चलिए, पहली बहुउद्देशीय परियोजना बना था 1948 में, दामोदर घाटी परियोजना। इसका जो है किस देश के और किस परियोजना पर आधारित था? ये अमेरिका के टेनेसी परियोजना पर यह आधारित था। ठीक है, अमेरिका के टेनेसी परियोजना पर आधारित था। नहीं, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है। चलिए, तो आज का सेशन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो मलेरिया का टीका का खोज किसने किया था? मलेरिया का टीका का खोज किसने किया था? और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी घास कौन सी होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।